ना अब आ जाते हैं इस पे। A solid metal sphere of radius r is insulated from its surroundings. The sphere has charge plus q. The charge is on the surface of the sphere, but it may be considered to be a point charge at its center, as illustrated in figure 5.1. क्यों? Because it's a metal sphere. मेटल स्फेयर को आप पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर सकते हो। क्यों? बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो चार्जेस इस तरह से अलाइन हो सकते हैं कि वो बेसिकली ऐसे लगेंगे बीच में प्लस क्यू हुआ है। ठीक है, तो खैर वो वाली हमने डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड में करी थी। पहले आ जाते हैं डिफाइंड कैपेसिटेंस पे। अब देखो इन्होंने बोला डिफाइंड कैपेसिटेंस, इन्होंने बोला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी टू इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा नाउ डोंट मेमोराइज कि कैपेसिटेंस इज क्यू अपॉन वी, ये तो याद करना ही है, लेकिन डोंट मेमोराइज द डेफिनेशन लाइक दिस। मतलब ये नहीं लिख के आए कोई कि चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज, ये लिख के आओगे उसमें भी समझो मार्क गया। ठीक है, तो जो फॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशंस है वो लिख के आओ, उसमें हमेशा गारंटी होगी कि मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आपको बोल रहे हैं शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन C इक्वल्स टू 4 पाई E नॉट R। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करी भाई, कैपेसिटेंस अगर चार्ज अपॉन वोल्टेज है, सो चार्ज वोल्टेज कैसे दे सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल है ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो KQ अपॉन R से। फिर अगर मैं इसको और जाना चाहूं, सो Q और Q कैंसिल, सो बेसिकली ये R अपॉन K हो गया, एंड K जो था वो क्या था, K जो है वो आपका 1/4 पाई E नॉट था। सो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कैपेसिटेंस आपकी हो जाएगी 4 पाई E नॉट R। सही है जी। अच्छा, द स्फीयर हैज रेडियस दिस मच, डिटरमिन फॉर दिस स्फीयर द कैपेसिटेंस। ठीक है जी, सो लेट्स वर्क आउट दिस कैपेसिटेंस। हमने अभी फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है, क्या है वो, कैपेसिटेंस विल इक्वल्स टू 4 पाई E नॉट R। ठीक है जी। अच्छा नाउ यू डोंट नॉट नीड टू नो द वैल्यू फॉर द E नॉट। ठीक है जी, वो डेटा बुकलेट में दी हुई है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द वैल्यू फॉर द E नॉट, क्योंकि मैंने लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट्स आस्क्ड अ लॉट, तो मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ डेटा बुकलेट में से देख के। सो दिस इज 4 पाई E नॉट की जो वैल्यू है जो आपको डेटा बुकलेट में दी हुई है, दैट इज एन 8.85 into 10 to the power minus 12। ठीक है जी, तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ द कांस्टेंट्स। ठीक है, ई नॉट तो बिल्कुल कतई तौर पे भी नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा कांस्टेंट है जो बहुत ही कम पूछता है। आपको पता है कि आपका जो था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में के इस्तेमाल कर रहे थे आप 9/9। तो ई नॉट के जी और जितने भी हमने तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स पढ़े हैं अभी तक, वो सबका डेप्टर बुकलेट में लेकर कांस्टेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कांस्टेंट्स लाजिमन ऐसे कोर्स में हैं आपके जो 3 दफा आए हैं कि आपको पता है कि आपको वो खुद भी रट गए हैं। ठीक है, तो मुझे उसमें खुद भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो है वो ज्यादा अच्छा है रटना रटाना, क्योंकि आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो यू नो दैट। सर व्हाट इज वैल्यू ऑफ के क्या चीज, ये वाला के, ये के, ये इस के की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड्स में चैप्टर में थी 9 into 10 to the power 9। इट इज 9 into 10 to the power 9। दिस इज आल्सो गिवन इन द डेटा बुकलेट, इसकी भी टेंशन नहीं लो, इस के की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, सो इफ यू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट आउट, दिस कम्स आउट टू बी अ 4 into 10 to the power 11। 2 सिग्निफिकेंट दिया हुआ है तो जबरदस्ती 2 सिग्निफिकेंट लिख के आएंगे 4 into 10 to the power 11। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं इस पे, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर फ्रॉम 0 टू इतना। ठीक है जी, सो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन वोल्टेज है, इजी पीजी। अगर हमें कैपेसिटेंस दी हुई है, हमने खुद निकाली अभी 4 into 10 to the power 11 है, so if the capacitance is 4 into 10 to the power 11, the charge that will we need to raise from 0 to 7.0, so 7 into 10 to the power 5, मतलब हमें वोल्टेज चाहिए इस पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वोल्टेज हो गया। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा। प्रिटी बेसिक, प्रिटी एलिमेंट्री सवाल अभी आपको नजर आ रहा है, और शुरू के सालों में ये सवाल हुआ करते थे आसान। ठीक है, इस टॉपिक में भी पिछले साल जो है वो कोई चीज ऐड हुई है जो हम ऑनवर्ड्स जाके पढ़ेंगे, और उसका अभी तक सवाल नहीं आया है। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है रिगार्डिंग दी कोर्स, उस नई चीज का सवाल जो है वो नहीं आया है। वो अच्छी खासी जो है ना मुश्किल लगती है लोग, सो वो हम खैर करेंगे। आई होप अभी तक कोई जो है वो प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। ठीक है, नाउ बट आई वांट यू गाइस टू लाइक आंसर दिस पॉइंट फॉर मी, दिस क्वेश्चन फॉर मी, पार्ट सी। Suggest why your calculations in B for the metal sphere would not apply to a plastic sphere। तो मेटल स्फेयर तो है, तो सही है, आपने कैलकुलेशंस जो ये करी 4 पाई E नॉट R लगाया, आपने जो ये कैपेसिटेंस निकाली वो इसमें चल गई। अगर ये प्लास्टिक स्फेयर होता कि तो क्यों नहीं चलती,
Why do you think it would have not worked for a plastic sphere? Electrical conduction. वजीह थोड़ी सी और इस पे वजाहत कर सकते हो. What do you mean by electrical conduction? It does not store charge. Charges I mean charge produce नहीं होता. नहीं, मैं प्लास्टिक चीज को चार्ज कर सकता हूँ. आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस. अपने बालों पे स्केल रगड़ते हो तो स्केल तो प्लास्टिक होता है, चार्ज हो जाता है कि नहीं. फिर से पेपर उठाते फिरते थे हम स्कूल में, तो प्लास्टिक को चार्ज तो कर सकते हैं. तो ये तो गलत बात हुई कि प्लास्टिक चार्ज स्टोर नहीं करेगा. प्लास्टिक तो चार्ज स्टोर करेगा. तो ये सारी कैलकुलेशन प्लास्टिक में क्यों नहीं चलेगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती. नहीं ना कशिश, हाउ इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नॉट बीइंग स्टोर्ड? यू यूज टू रब इट, और पेपर पे लेके जाते तो पेपर के करीब लेके तो पेपर ऐसा लगता था पेपर उठ रहा है और उठ रहा है. सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो थी. इट इज नॉट स्मूथ. नाउ क्वेश्चन को जरा गौर से देखो. सजेस्ट व्हाई योर कैलकुलेशंस क्यों नहीं चलती? वी नीड टू आंसर दैट. उन्होंने ये नहीं बोला कैपेसिटर नहीं बना, वो उन्होंने ये नहीं बोला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही. वो बोल रहे हैं आपकी कैलकुलेशंस क्यों नहीं चलती. तो ये जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं ये क्यों नहीं चलती? वोल्टेज नो हफ्सा, देखो वोल्टेज तो फिर भी स्टोर होता. बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेडियस नहीं. अच्छा ठीक है. सो फील्स लाइक वी आर गोइंग ऑफ एट अ टेंजेंट. द कैलकुलेशंस वुड हैव नॉट वर्कड क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस 4 पाई ई नॉट आर नहीं आती. भाई 4 पाई ई नॉट आर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं? इसलिए नहीं आती क्योंकि जब आप इसकी डेरिवेशन कर रहे थे आप अज्यूम कर रहे हो एक पॉइंट चार्ज, यानी मेटल स्फीयर होना लाजमी. सिर्फ एक मेटल स्फीयर ही पॉइंट चार्ज हो सकता है, प्लास्टिक स्फीयर पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता है. राइट. सो जब आपने ये फॉर्मूला निकाला है इसमें ये अज्यूम करना लाजमी है कि आप एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करो. एक पॉइंट चार्ज का वोल्टेज का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर है, और किसी चीज का वोल्टेज का फॉर्मूला ये नहीं है. सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर. ठीक है जी. और एक मेटल स्फीयर और एक प्लास्टिक स्फीयर में ऐसा क्या फर्क होता है कि ये पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकता है, वो पॉइंट चार्ज अज्यूम नहीं कर जा सकता. वो उस चीज में आप यू आर करेक्ट. वो अब उस चीज में तुम यू आर करेक्ट कि द चार्जेस विल नॉट बी एबल टू फ्लो. प्लास्टिक चार्ज में अगर फॉर एग्जांपल इस पे जो है वो बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस थे, और अगर मैं इस पे जो हूं अब इसके करीब जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि इस नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, इस पे जाने की कोशिश करेंगे. नहीं कर सकते, फ्लो ही नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन मेटल के करीब अगर मैं वही लिखा था उस पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस थे, तो क्या होता है ये नेगेटिव चार्जेस अभी तक करीब आके इधर अलाइन हो जाते हैं. सो क्योंकि एक मेटल में फ्लो कर सकते हैं, and because this is metal, this can be assumed as a point charge, so therefore we could derive this formula 4 pi e naught r. और फिर हमने उसके बाद उसको लेके फॉर्मूला भी पूरी कैलकुलेशन करी, हमने कैपेसिटेंस वर्कआउट करी, फिर हमने करी. तो ये इस वजह से हुआ. प्लास्टिक स्फीयर को आप पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है जी. सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट दैट प्लास्टिक is an insulator, and so charge cannot flow on it. ऐसा नहीं है कि चार्ज स्टोर नहीं कर सकता. ये चार्ज स्टोर तो कर सकता है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं कर सकता इसमें से. ठीक है. सो प्लास्टिक इंसुलेटर, सो चार्ज कैन नॉट फ्लो ऑन इट, therefore it cannot behave as a point charge, and our calculations will not work. सही है जी. आई होप दी थिंग इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट डी, और ये भी मुझे सबसे ट्राई करवाना है. आई वांट यू गाइस टू गिव मी द फॉर्मूला व्हिच आई शुड बी यूजिंग. अ स्पार्क सडनली कनेक्ट्स द मेटल स्फीयर इन बी टू द अर्थ, causing the potential of the sphere to be reduced from 7 × 10⁵ to 2.5 × 10⁵. Calculate the energy dissipated in the spark. So how do I work out जो हमारा एनर्जी में डिसिपेशन हुई है, जो हमारी एनर्जी डिसिपेशन हुई है जब ये पोटेंशियल 7 से 2.5 पे गया है? हाफ इंटू वी क्यू, हाफ इंटू वी क्यू. बट अच्छा ना, विच फॉर्मूला शुड वी यूज? यू नो एनर्जी के फॉर्मूला जो है वो क्या है? हाफ वी क्यू है, दूसरा फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी है, और तीसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है. Which formula do you think from these three, which formula should I use? इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं?
दिस वन, दिस वन और दिस वन। नंबर 3, सो दो आंसर्स आए हैं नंबर 3 को कंफर्म करने के लिए एंड यू गाइज आर करेक्ट। वी शुड बी यूजिंग नंबर 3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जब वोल्टेज कम हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा चार्ज कम हुआ होगा। तो अगर तो आप वोल्टेज का डिफरेंस उसमें उठा के डाल दोगे, चार्ज का डिफरेंस कौन निकालेगा बैठ के? कितना चार्ज यहाँ से इतने इतने से चार्ज कितना डिसिपेट हुआ? तो आपको तो चार्ज का डिफरेंस भी लेना पड़ेगा। जब आपको चार्ज का डिफरेंस लेना पड़ेगा तो और अलग कहानी हो जाएगी, और अलग मसला बनेगा। तो हम कौन से लेंगे? वी शैल बी यूजिंग हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इसमें वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगी ना। एक चीज की, एक बॉडी की कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं करेगी ना, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो। जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर, जैसे 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कुछ डाला हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं 1000 माइक्रोफैराड नहीं है, अभी भी 1000 माइक्रोफैराड ही है ये। ठीक है जी। अब इसमें कुछ स्टोर करूं तब भी 1000 आएगा, कुछ नहीं भी स्टोर करूं तब भी 1000 आएगा। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस थर्ड फॉर्मूला। और जब भी ये सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर फॉर्मूला मिलेगा, क्यों? बिकॉज अक्सर और बेशतर पोटेंशियल का डिफरेंस दिया होगा, और दूसरी चीज आपको जो है वो कांस्टेंट लेनी होगी जरा। तो कैपेसिटेंस ये एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रह रही है जरा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अक्सर और बेशतर यू विल सी हम इस्तेमाल करें। तो डेल्टा ई, सॉरी, ई विल इक्वल्स टू हाफ सी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज द सेम थिंग्स। हमें पूछा है डेल्टा ई, हमसे पूछा एनर्जी डिसिपेटेड। सो डेल्टा ई के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं डेल्टा वी स्क्वायर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, या डेल्टा वी स्क्वायर इस तरीके से। सो दैट बेसिकली मींस आई शैल बी यूजिंग हाफ सी देन वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है जी। किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन की बात नहीं है भाई, आप हाफ सी वी एफ स्क्वायर कर लो माइनस हाफ सी वी आई स्क्वायर कर लो, आप ये भी कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं जो अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ही दफा मैं लिखूंगा, ताकि वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना, वी एफ पे अलग स्क्वायर है, वी आई पे अलग स्क्वायर है, दोनों पे से स्क्वायर उठा के बाहर नहीं, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर सब इवैल्यूएटेड है। सो हाफ, देन सी जो है वो आपका 4 था। सो लेट्स पुट दैट इन। देन आपका जो वोल्टेज था वो 7 था और 2.5 तक गया है। सो वोल्टेज फाइनल था 2.5 इंटू 10⁵, सो इंटू 10⁵ स्क्वायर। और वोल्टेज इनिशियल क्या था? वोल्टेज इनिशियल ये था, तो 7.0 इंटू 10⁵ स्क्वायर। ठीक है जी। सो इसको कर लेते हैं एंड लेट्स वर्क आउट व्हाट इज आवर आंसर। सो द आंसर is 4.05 into 10 to the power 22. You sure? एक सेकेंड, एक सेकेंड। 4 into 10 to the power -11. My bad. This was -11. बहुत बड़ी है कैपेसिटी आ रही है। अच्छा, now what I want you to do, 22 का डिफरेंस आया ना, वैसे तुम्हारी वैल्यू भी गलत आ रही है। 4.05 नहीं, it should have been 8.5 है। हाफ से मल्टीप्लाई किया था। Did you forget to multiply with the half? सॉरी, तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, पता नहीं तुम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैन वी गेट कंफर्मेशन? आई फील आई जो आंसर है इसका असल में दिस इज अ -8.55 जूल्स। ठीक है जी। सो इफ यू कैन डू द, ये मुझसे गलती हो गई, -11 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज -11, दिस 2.5 into power 5 square minus 7.0 into power 5 square -9 into power 6 exact। नहीं, हाउ आर यू गेटिंग सच ऑफ आंसर्स? ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, we are having some discrepancies। 2.5 into the power 5 square minus 7 into the power 5 square into 4 into the power -11 into 0.5, -8.55 आ रहा है। हाँ, -8.55 आ रहा है। इट इज कमिंग आउट टू माइनस। तो अब डोंट पुट ऑल ऑफ दिस एट वंस इन द कैलकुलेटर, पहले ये चीज इवैल्यूएट कर लो। जब ये कर लो then into this and then into a half side separately। ठीक है जी। so don't put all of these things एक साथ के लो, वरना मसला बनेगा। you will probably forget multiplying the things, मतलब properly चीजों को ब्रैकेट में डालें। ठीक है, तो मैंने अभी देखो, जब मैंने ये ऐसे लिखा है तो कैलकुलेटर में वैसे डालो, हाफ, देन ये एक चीज ब्रैकेट्स में, देन एक ब्रैकेट और उसके अंदर ये दो ब्रैकेट्स अलग अलग, तब जाके कैलकुलेटर सही वैल्यू देगा, अगर पूरी चीज कैलकुलेटर में डालनी है। ठीक है, विच आई वुड नॉट रिकमेंड। मैं ये कहूंगा कि ये चीज पहले वैलिड कर लो, मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन मल्टीप्लाई द फाइनल आंसर बाय हाफ। ये आप कर सकते हो, कैलकुलेटर में हमेशा आंसर स्टोर होता है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन।
So the first question, state what is meant by electrical potential at a point. ठीक है, I'm not going to waste time. We're going to try and get over with these two questions जल्दी से. So electric potential की definition लिखनी होगी आपने, तो आपने वही लिखनी है जो आपको electric fields में सिखाई थी मैंने. ठीक है, capacitance में electric potential की कोई definition नहीं है. So it is the work done. It is the work done per unit charge in bringing that charge from infinity to a point within an electric field. An electric field. अच्छा जी, फिर बोलते हैं डिफाइन कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस, सिर्फ कैपेसिटेंस पूछिए, सिर्फ कैपेसिटेंस के लिए क्या आएगा? रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी टू इट्स पोटेंशियल. ठीक है जी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर capacitance. Okay, now the variation of the potential of an isolated metal sphere with charge q on its surface shown in figure 4.1. voltage kilovolts में और q microcoulombs में उन्होंने जो है वो एक ग्राफ बनाया हुआ है. स्क्रीन रुकी हुई है, सबके लिए रुकी हुई है या सिर्फ तला आपके लिए रुकी हुई है? तो बता दें सब, अगर तला की रुकी हुई है तो तला आप जल्दी से डिस्कनेक्ट करके वापस आ जाओ. इट हैपेंस समटाइम्स. अच्छा, सो आपसे बोल रहे हैं an isolated metal sphere has capacitance. use figure 4.1 to determine the capacitance of the sphere. ठीक है जी. सो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी? कैपेसिटेंस निकलेगी बिकॉज जैसे मैंने आपको सिखाया था, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज अपॉन वोल्टेज है. ठीक है जी. एंड दिस इज द रेशियो. सो रेशियो का मतलब होता है कोई भी वैल्यू उठाओ एंड उसको बस उठा के फॉर्मूला में डाल दो. आई एम गोइंग टू टेक दिस 2.5 वाली वैल्यू. ठीक है जी. एंड दिस इज कोइंसाइडिंग ओवर हियर. सो ये कितना हो जाएगा? आई एम प्रीटी श्योर ये 140 आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि 110, 120, 130 एंड देन 140. ठीक है, तो 140 किलोवोल्ट्स आ रहा है एंड 2.5 माइक्रोकूलम्स आ रहा है. सो लेट्स जस्ट प्लग दिस इन. चार्ज हमारा आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6 और 140 वोल्ट्स यानी किलोवोल्ट्स था, तो इंटू 10⁻3. ठीक है, इफ यू डू वर्क दिस आउट. ठीक है जी, लेट्स वर्क दिस आउट. आई डोंट हैव द आंसर फॉर दैट. So 2.5 10⁻⁶ divided by 140 into 10⁻3. So this is working out to be a 1.78, 1.79 into 10⁻⁻11. ठीक है जी. And we were using how many significant values? 140. तो बस 2 सिग्निफिकेंट थी, 2.5 भी, तो हम ऐसा करते हैं, हम 2 सिग्निफिकेंट तक ही राउंड ऑफ करते हैं. सो दिस बिकम्स 1.8 into 10⁻⁻11. The electric potential energy stored on the sphere when charged to a potential of 150 kilovolts. तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब आपने 150 किलोवोल्ट्स तक इसको चार्ज किया. तो आप ये काम कर सकते हो कि आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो. 150 किलोवोल्ट्स तक का जो एरिया अंडर ग्राफ आता है वो निकाल लो. ठीक है, मैं ये 140 वाला पॉइंट हटा रहा हूँ बिकॉज ये हम डिस्कस कर चुके, इंटरफेयर करेगा वो. ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आप एरिया अंडर ग्राफ निकाल लो. ठीक है जी. या आप क्या कर सकते हो, या आप ये कर सकते थे कि आप इधर क्या लगा देते, आप इधर लगा देते हाफ CV². राइट, आप ये भी कर सकते थे. आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चलेगी, आप वोल्टेज की इधर डाल दोगे उठा के, हो जाएगा. ठीक है, खैर बहरहाल आई एम गोइंग टू यूज द एरिया अंडर ग्राफ क्योंकि वो ज्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा. सो वी कैन यूज एरिया अंडर ग्राफ. और एरिया अंडर ग्राफ क्या है? एरिया अंडर ग्राफ हमारी एनर्जी है. एनर्जी क्या हो जाएगी? इट शैल बी ए हाफ, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आ रही है हमारी 2.55, 2.6, 2.65, 2.7. ठीक है जी. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 2.7, 2.8, 2.9. ठीक है, 2.7 आ रहा है एंड वो 150 किलोवोल्ट्स आ रही है. सो लेट्स प्लग ऑन ऑल ऑफ दिस. सो हाफ इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻6 and thank you Wajiha, and 150 kilovolts. So 150 into 10⁻3. So Wajiha tells us, Wajiha, it should be 0.2025. ये होना चाहिए.
आई थिंक ये यू पुट दी आई थिंक सो 0.2025 आ रहा होगा, ऐसा ही है ना? सो यस, अच्छा तो हम इसको क्या करेंगे ना, ऑल्सो राउंड दिस ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट, तो ये भी हो जाएगा 0.20। ठीक है जी। फिर आपसे बोल रहे हैं क्या निकालो, अ स्पार्क रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर फ्रॉम 150 किलोवोल्ट्स टू 75 किलोवोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द स्फीयर। तो आप अगेन एरियन ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो। एरियन ग्राफ कैसा, अब आप लोगे 150 किलोवोल्ट से आपने कहां तक रिड्यूस किया, आपने 75 किलोवोल्ट तक रिड्यूस, तो 1 2 3 4 5 यानी 75 यहां तक आ रहा होगा। तो यू कैन यूज नाउ दिस टाइम इस ट्रपीजियम का एरिया, राइट? यू कैन नाउ दिस टाइम यूज द ट्रपीजियम का एरिया, या फिर आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी वैलिड अप्रोच है। ठीक है जी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज द ट्रपीजियम का एरिया, ठीक है जी, ताकि हम वो फॉर्मूला भी याद रहे। सो लेट्स डू दैट। So parallel and this is 75, that is 150, और हमारी बेस जो आ रही है ये आ रही है 1.45 1.4 एंड देन 1.35। ठीक है जी। सो लेट्स यूज द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगेन, एरिया ग्राफ इस्तेमाल करूंगा, एरिया अंडर ग्राफ। सो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है जी। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गई, पैरेलल साइड्स ये और ये हैं, तो 75 किलोवोल्ट और 150 किलोवोल्ट, तो दिस शैल बिकम इनटू 75 प्लस 150 एंड देन इनटू 10 टू पावर 3 किलोवोल्ट्स में था। एंड देन हमारा लास्ट क्या है, हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट आ रही है 2.7 में से 1.35 निकाल दोगे तब आएगी। सो इट्स 2.7 माइनस 1.35 एंड देन ऑब्वियसली माइक्रो कूलम्स में था, तो 10⁻⁻⁶ से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो इफ यू डू कंप्यूट दिस वैल्यू यू शैल बी गेटिंग you should be getting a 0.151875। ठीक है, 0.151875, और आई सपोज ये, अच्छा आई थिंक यही आ रहा है, दिस शुड बी द एरिया। ठीक है जी। सो यू कैन नाउ गिव 0.15। अच्छा ना, दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों को कल भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हमने कल देखा था, तो यू नो के हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर से भी निकाल सकते, हाफ सी, तो हाफ सी वी स्क्वायर से अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो हाफ सी वी स्क्वायर में डेल्टा वी स्क्वायर बन जाता है, एंड देन इट बिकम्स हाफ सी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो दैट यू कैन आल्सो यूज दैट अप्रोच, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ दिस थिंग विल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहने की कोशिश करती है, तो आप इसमें ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे, you could have used energy यानी delta E will equals to half C V final minus V initial। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर होगा, एंड आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, एंड सिमिलरली इधर भी, जस्ट सो दैट एवरीवन नोज दैट एंड रिकॉल्स दैट। एंड आई हैव सेड पहले भी, अगर होगा तो एन ग्राफ इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, यू विल बी मोस्ट ऑफ टाइम्स यू विल बी एबल टू यूज द एन ग्राफ। ठीक है, जब नहीं कर पाओगे तो मोस्ट प्रोबब्ली द फॉर्मूला इज गोइंग टू अप्लाई हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर से बड़ी जल्दी से बड़ी आराम से निकल आएगा। लेकिन 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 डू नॉट जस्ट क्लोज योर सेल्फ ऑफ टू द पॉसिबिलिटीज कि इसके असल में 3 फॉर्मूला है, अगर उन दोनों में नहीं हो रहा हो तो तीसरा वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, क्यू और सी दिया होगा तो वो ड्राइव करके लगा लेगा। ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, उसकी डेरिवेशन वो फौरन से आप लोग कर लोगे। ठीक है, लेट्स गेट ओवर विद दिस लास्ट क्वेश्चन भी जल्दी से, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नए टॉपिक पे। अच्छा, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, अ स्विच एंड अ रेजिस्टर एज शोन। एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है जी, बैटरी के साथ कनेक्टेड है और रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये इस तरह से स्विच भी लगा हुआ है। द बैटरी हैज EMF 9 volts एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 4700 माइक्रोफैराड। द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t equals to 0. During the time interval t equals to 0 to t equals to 4 seconds, the charge passing through the resistor is 22 millicoulomb. ठीक है जी, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर इन द बैटरी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t equals to 0 to t equals to 4 seconds। ठीक है जी, सो हमें ये निकालना है कि हमने कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की है। नाउ सो हाउ डू वी वर्क आउट द एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा, सो एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है किस चीज में, बैटरी में निकालनी। ठीक है, सो बैटरी में कैसे निकलेगी, यू नो दैट वोल्टेज जो था दैट वाज वर्क डन अपॉन चार्ज।
ठीक है जी। सो इफ यू बेसिकली मल्टीप्लाई बैटरी का ईएमएफ विद द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, दैट शुड बी द वर्क डन। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने बताया हुआ है कि रेजिस्टर में से इतना चार्ज जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी कि सब कुछ सीरीज में है। ठीक है जी, सब कुछ सीरीज में है, यानी सब में से, सब चीजों में से करंट आए वही जाएगा, यानी करंट आए जो रेजिस्टर में से जाता है वही कैपेसिटर में से जाता है और वही इन दी एंड बैटरी में से भी जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो व्हाट वाज चार्ज, चार्ज जो था वो करता था आई इंटू टी। अब देखो टाइम भी क्या है, टाइम भी कांस्टेंट है, 0 to 4 सेकंड्स देख रहे हो। तो इफ टाइम भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, तो चार्ज भी क्या होगा, चार्ज भी सब में से वही कांस्टेंट चार्ज ही फ्लो कर रहा है। तो जो 22 मिली कूलम रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, ये कैपेसिटर में से भी फ्लो करता है और यही जो है वो बैटरी में से भी फ्लो करता है। ठीक है, आई होप ये बात भी समझ में आ रही हो। तो मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू वाला फॉर्मूला। इसमें वोल्टेज बैटरी का डाल रहा हूं और चार्ज ये डाल रहा हूं जो बैटरी में से फ्लो हुआ है। सो वर्क डन इक्वल्स टू 9 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी। सब मुझे कंफर्म करें कि डिड यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 0.198, ओके, थैंक यू। सो अगर हाफ सीवी स्क्वायर से करते 0.198 एंड दैट इज वर्किंग आउट टू बी ए 0.2। अच्छा, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू, सब सारी टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। सो 0.2 और फिर 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये दो सिग्निफिकेंट। अच्छा, शाहजेब ने सवाल पूछा है कि अगर आप लगाते एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सीवी स्क्वायर, ये क्यों नहीं लगाया आपने। अच्छा, हम बेसिकली देखो, उन्होंने पूछा है एनर्जी ट्रांसफर इन द बैटरी। ठीक है, उन्होंने कैपेसिटर का नहीं पूछा। दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द बैटरी। बैटरी का फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है जी। सो और ऑब्वियसली तुम्हें ये देखो, एक चीज जरा देखो, जो एनर्जी बैटरी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है जी, अगर तो ये कैपेसिटर सीधा इसके क्रॉस लगा हुआ होता तब तो मैं कहता हाँ, जो बैटरी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वो कैपेसिटर में आ रही है। लेकिन अब इस दफा मसला क्या है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है। अब ऑब्वियसली बैटरी जो एनर्जी ट्रांसफर करती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गर्माई की तरह रेजिस्टर में से निकल जाता है, बाकी एनर्जी जाके उस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। ठीक है, सो दैट इज बेसिक टाइम। तो मुझे स्पेसिफिकली बैटरी का ही निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, दैट इज वर्किंग आउट टू बी 0.20। डिटरमिन फॉर द कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स द पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस द कैपेसिटर। कोई ये मुश्किल नहीं होगा, c इक्वल्स टू q अपॉन v। q हमें पता है कैपेसिटर का, हमें c भी पता है कैपेसिटर का, 47 माइक्रोफैराड था। वोल्टेज निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। सो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा Q अपॉन सी। Q था 22 इंटू 10⁻³ एंड C जो था वो 4700 इंटू 10⁻⁻6 था। ठीक है जी। सो इफ वी डू वर्क दिस आउट, दिस शैल वर्क आउट टू बी 22 into 10⁻³ divided by 4700 into 10⁻⁻6. So 4.68 and then let's जो है, thank you वजीहा, let's जो है round it off to 2 significant and that is 4.7। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको बोलते हैं the energy stored in the capacitor भी हमें निकाल दे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या दिया था, हमें चार्ज दिया हुआ था और कैपेसिटेंस दी हुई थी। ठीक है जी, हमने वोल्टेज भी वर्कआउट कर लिया, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला वर्कआउट कर सकते, ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आई एम गोइंग टू यूज इस दफा E इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये एक टेक्टिक सी है कि आपको चार्ज और कैपेसिटेंस क्वेश्चन में बताई थी, ये आपने वर्कआउट करी, अगर तो आपने गलत वर्कआउट कर लिया तो उधर मसला आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। कैपेसिटर का चार्ज ये है और 47 माइक्रोफैराड्स। ठीक है जी। सो दिस बिकम्स हाफ क्यू स्क्वायर शैल बिकम 22 into 10⁻³ square and then divided by capacitance that is 4700 into 10⁻⁻6. Degree. So what is the answer that we should be getting? We're getting, I'm going to write this one, 5.1 into 10⁻⁻², 5.1 into 10⁻⁻². Yes, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। एंड अब देखो शाहजेब, तुम्हारे क्वेश्चन की वजाहत भी हो गई। Suggest why your answers in A1 and A2 part 2 are different. तो देखो कैपेसिटर अब इस दफा बैटरी के साथ नहीं लगा हुआ, तो जो एनर्जी बैटरी ने दी 4 सेकंड में यानी 0.20 जूल्स, उसमें से सिर्फ 0.05 जूल्स जो है वो कहां स्टोर हुए हैं, कैपेसिटर में। ठीक है, बाकी एनर्जी को क्या हो रहा है, बाकी एनर्जी जो है वो रेजिस्टर जो है वो जाया कर रहा है। ठीक है जी। सो योर क्वेश्चन जो तुमने पूछा था वो वैलिड था, बट एक रेजिस्टर को ऐड करने में ये सब चीजें होती हैं।
दिस इज पार्ट ऑफ योर एस, ठीक है। बाकी हम रेजिस्टर और कैपेसिटर की कहानी भी फर्दर ऑन जो है वो और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं था, तो आई डिड दिस विद दिस वन, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट एज थर्मल हीट इन रेजिस्टर,